Friends, my name is स्वाति मिश्रा and welcome to my channel स्वाति मिश्रा मैथ्स। इस चैनल में हम एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें हमने तार्किक प्रश्न किए हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस किए हैं। और अभी ACF का एग्ज़ाम है छत्तीसगढ़ में, तो ACF के एग्ज़ाम के लिए भी जो रीजनिंग के क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं वो हमने किए हैं। जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एनालिसिस हो गया, रैंकिंग के क्वेश्चन हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए, तो ये सभी हमने अपने लेक्चर्स में किए हैं। तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स से ये स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि CG ACF का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम अभी कर रहे हैं, तो उसमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि 30 मार्क्स के क्वेश्चन उनसे आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल पर केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी प्रिपरेशन करवाऊंगी। तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप मेरे लेक्चर देखिए एंड तक। और जनरली मैं आपको बोल रही हूँ कि ये लेक्चर आपको यूज़फुल होगा आपके पेपर के लिए, और आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमर के बारे में। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स लेकर देखे हैं, 2-3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। तो अगर आप इस लेक्चर को एंड तक देखते हैं तो आपके 2-3 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। तो पॉलीमर सिंपल अगर हम इसके बारे में जानें तो ये जो वर्ड है पॉलीमर, ये 2 ग्रीक लेटर्स से बना हुआ है। फर्स्ट ग्रीक लेटर है पॉली और सेकेंड ग्रीक लेटर से मिलकर बना है ये मर। पॉली का मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है मेनी और मर का मीनिंग होता है पार्ट्स। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिस सारे एटम्स से मिलकर बने होते हैं उसे हम पॉलीमर कहते हैं। यहाँ पर हम सिंपल एटम्स लेते हैं और जब सिंपल एटम्स को हम किसी उच्चतम द्रव्यमान वाले या उच्चतम आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक में चेंज कर देते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉलीमर। ठीक है। अब पॉलीमर में 2 वर्ड आपको पढ़ना है, एकलक और बहुलक। तो बहुलक तो आप समझ गए, बहुलक किसे कहते हैं? पॉलीमर को। अब एकलक किसे कहते हैं? जो हम एटम्स यूज़ करके बहुलक बनाते हैं उसे हम कहते हैं एकलक या मोनोमर। मतलब मोनोमर उन छोटे छोटे एटम्स को हम कहेंगे जिससे हम पॉलीमर को बनाएंगे। ठीक है। तो एकलक और पॉलीमर या बहुलक ये आप समझ गए। अब इस है या पॉलीमर है वो हमें नेचर में भी मिलते हैं और मेन मेड तो पॉलीमर बहुत सारे हैं। तो नेचर में हमें जो प्रोटीन्स मिलती हैं, रबर मिलते हैं, वो सभी नेचुरल बहुलक है। और अगर हम मेन मैट देखते हैं तो पॉलीथीन, PVC, टेफ्लॉन, ये सभी मेन मेड पॉलीमर है जिनका उपयोग पॉलीथीन बनाने के लिए, ब्रश बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमने पढ़ा कि जो पॉलीमर है वो बहुत सारे एकलकों से या मोनोमर से मिलकर बना होता है। तो जब इसमें बहुत सारे मोनोमर्स को हम मिलाते हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जो सभी मोनोमर है उनकी जो संरचना है वो एक समान हो या अलग अलग हो। कई ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें उनकी संरचना एक समान होती है, कई ऐसे होते हैं जिसमें ये डिफरेंट होते हैं। तो उसके बेसिस पर हम पॉलीमर्स को 2 टाइप्स से स्टडी कर सकते हैं, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर या मिक्स्ड पॉलीमर। अब ये होमोपॉलीमर क्या होता है देखते हैं। तो जब हम किसी बहुलक को बनाते हैं तो उस बहुलक को बनाते समय एकलकों का या मोनोमर का हम यूज़ करते हैं। तो वो जो मोनोमर के एटम्स होते हैं वो एक समान हो सकते हैं या 2 या 3 टाइप्स के भी हो सकते हैं। तो इनके बेसिस पर हम 2 टाइप्स के पॉलीमर देख सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं समबहुलक। यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रही हूँ। समबहुलक को इंग्लिश में कहते हैं होमोपॉलीमर।
और सेकेंड हम देखते हैं सहबहुलक, या इसी को कहते हैं मिश्रित बहुलक। अगर हम इनके इंग्लिश नेम देखें तो इसे कहते हैं कोपॉलीमर एंड दिस इज मिक्स्ड पॉलीमर। अब ये दोनों क्या होते हैं? जब हम एक ही प्रकार के एटम्स को यूज़ करके पॉलीमर बनाते हैं, मतलब जो पॉलीमर्स में एटम यूज़ होंगे तब वो एक समान होंगे, तब उसे कहते हैं समबहुलक, सेम एटम। ओके, और जब दिस इज सेम मोनोमर। जो बहुलक बनाने के लिए हम मोनोमर यूज़ करते हैं, जब वो मोनोमर एक ही प्रकार के होते हैं तब उससे बने पॉलीमर को होमोपॉलीमर कहते हैं। और जब हम 2 या 3 टाइप्स के मोनोमर को यूज़ करके पॉलीमर बनाते हैं तो उसे हम कोपॉलीमर या मिक्स्ड पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप 2017 का ACF एग्ज़ाम के पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। हमें उसमें पूछा गया है कि जो सेम टाइप के मोनोमर यूज़ करके पॉलीमर बनाया जाता है तो उस पॉलीमर को क्या कहते हैं। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको आंसर उसका मिलेगा होमोपॉलीमर। आप देख लीजिएगा, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन रेडी होता है। ज़रूरी नहीं है कि इस बार वही क्वेश्चन पूछा जाए, पर हो सकता है इस बार आपको मिक्स्ड पॉलीमर से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आगे भी देखिए, इसी तरह से हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब ये हमने पढ़ लिया कि उसमें जो मोनोमर यूज़ होता है उसके बेसिस पर पॉलीमर को हम 2 टाइप से स्टडी करते हैं। इसी तरह से पॉलीमर को हम और भी कई टाइप से स्टडी करते हैं, देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो जो मैंने आपको बताया था, पॉलीमर की ओरिजिन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति का स्रोत, जहाँ से हमें पॉलीमर मिल रहा है उसके बेसिस पर हम 2 टाइप्स के पॉलीमर पढ़ते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल या प्राकृतिक पॉलीमर, और सेकंड को हम कहते हैं पॉलीमर या मेन मेड भी आप बोल सकते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। इसे कहते हैं प्राकृतिक हिंदी में, और इसे कहते हैं संश्लेषित। अब ये दोनों आप नेम से ही पता कर सकते हैं। नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक बहुलक वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि रबर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ये सभी जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से मैं लिख देती हूँ, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये जो दोनों पॉलीमर हैं ये हमें नेचर से मिलता है। ठीक है, इसी तरह से जो हमने देखा है कि ऊन बनाने के लिए भेड़ की खाल को यूज़ किया जाता है, वो भी एक पॉलीमर ही है। इसी तरह से चप्पलें बनाई जाती हैं चमड़े की, वो भी एक पॉलीमर है। ओके, अब साथ ही अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं रबर। आपको पता होगा कि इंडिया में भी रबर का उत्पादन होता है। एक पौधा होता है जिसके अगर तने में हम इस तरह से चाकू से छेद करते हैं तो उससे एक चिपचिपा वाइट कलर का तरल पदार्थ निकलता है जिससे रबर बनाया जाता है। उस पदार्थ को जल में घोलते हैं और उसके बाद घोलने के बाद जो नीचे बचता है अवक्षेप, उसका यूज़ करके रबर बनाया जाता है। तो रबर जो है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्राकृतिक बहुलक का, जो हमें पेड़ों से मिलती है। तो ऐसे बहुलक जो पेड़ों से, जंतुओं से हमें मिलते हैं उसे हम प्राकृतिक बहुलक कहेंगे। फिर सेकंड है संश्लेषित बहुलक। ऐसे बहुलक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित बहुलक कहते हैं।
जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएथिलीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, ये सभी जो बहुलक हैं वो संश्लेषित बहुलक में आते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको एक बहुलक का नाम दिया जाए और पूछ लिया जाए कि ये प्राकृतिक है या संश्लेषित। तो ये हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन। सेकेंड हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर पॉलीमर के टाइप। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर पॉलीमर है वो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं लीनियर पॉलीमर, या इसे हिंदी में कहते हैं रेखीय बहुलक। रेखीय से आप समझ गए होंगे कि जब हम बहुलक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर सीधे हैं तो ये इस तरह से होंगे, और अगर इस तरह से जा रहे हैं तो ये इसी लाइन में इस तरह से जाते जाएंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो इस टाइप का जो बहुलक होता है वो रेखीय बहुलक या पॉलीमर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है पॉलीएथिलीन। पॉलीएथिलीन जो है वो रेखीय बहुलक में आता है। फिर सेकंड है, इसमें हम पढ़ते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ब्रांच्ड चेन जैसे आप नाम से ही बोल सकते हैं, शाखित पेड़ के शाखाओं के समान जब हमें किसी बहुलक की संरचना मिलती है, किसी बहुलक का स्ट्रक्चर मिलता है, तो वो इस कैटेगरी में आता है। जैसे कि ये मेन ब्रांच है और इससे इस तरह से और ब्रांचेस आपने एक पौधे में देखा होगा, एक ट्री में इस तरह का कंडीशन देखा होगा। तो जब हमें किसी पॉलीमर में इस तरह की कंडीशन दिखती है तो हम उसे कहते हैं ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्रॉस्ड लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस भी करेंगे, एक दूसरे से लिंक रहेंगे इस तरह से। तो इस तरह का जो बहुलक होता है वो क्रॉस लिंक बहुलक कहलाता है। ठीक है। ये लाइट है वो क्रॉस लिंक टाइप बहुलक के एग्जाम्पल में आता है। तो ये दो आपने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बहुलक को उनके संश्लेषण या सिंथेसिस के आधार पर किस तरह से बांट सकते हैं। तो एक आप बहुलक पढ़ेंगे एडिशन बहुलक, एडिशन पॉलीमर। ये क्या होता है, जब हम कोई मोनोमर को यूज़ करते हैं और बहुलक बनाते हैं तो उस केस में जितने भी एटम्स यूज़ हुए हैं उनमें से सभी एज इट इज़ प्रेजेंट होते हैं। मतलब एकलक में हम जितने भी एटम्स यूज़ किए वो बहुलक में एज इट इज़ हमें मिलते हैं, केवल उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो वो बहुलक क्या कहलाता है, एडिशन या योगात्मक बहुलक। सेकेंड होता है संघनन बहुलक, या हम इसे कहते हैं कंडेंसेशन। बहुलक मिलकर बहुलक बनाते हैं, तो जब उनके पॉलीमराइजेशन की क्रिया होती है तो उस कंडीशन पर कुछ जो सिंपल एटम्स होते हैं या सिंपल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NH3 हो गया, CO2 हो गया, उन सभी का जब विलोपन हो जाता है, जब वो वहाँ से हट जाते हैं, तो उस तरह के बहुलक को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। मतलब जो इसमें एटम्स यूज़ होंगे, जो पार्टिकल्स यूज़ होंगे, उनके बीच में किस तरह का बॉन्ड बना हुआ है, उनके जो बॉन्ड बनाने की कंडीशन है वो एकदम प्रबल है या दुर्बल है, उस बेसिस पर यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर इसके 4 टाइप्स हम देखेंगे। फर्स्ट है
इलास्टोमर, जिसे हिंदी में प्रत्यास्थतक भी बोलते हैं। ओके, ये क्या होता है, जब ऐसे हम रबर देखते हैं, अपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, जिसे हम खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, पर जब हम उन्हें छोड़ देते हैं तो वो वापस अपने उसी स्टेज में आ जाता है। जो नोटों पर रबर बांधते हैं ना, आप वो देखे होंगे, जब हम उन्हें खींचते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं, छोड़ते हैं तो वो आपस से अपने जो पहले का स्टेट होता है उसमें वो आ जाते हैं। तो जब उस तरह का कोई पॉलीमर होता है तो उसे इलास्टोमर कहते हैं। ओके, रबर इसका एग्जाम्पल है। अब इसके बाद फाइबर्स, सेकेंड टाइप है फाइबर। फाइबर क्या होता है, इसे एकदम पतले पतली धागों की तरह हम बना सकते हैं। नाम से ही आपको पता है, जनरली इसका जो यूज़ है वो कपड़े बुनने के लिए किया जाता है। जैसे आप नायलॉन की रस्सियाँ देखते हैं, वो नायलॉन की रस्सियाँ फाइबर टाइप्स में आती हैं। ओके, फिर थर्ड है थर्मोप्लास्टिक। इसे हम गरम करते हैं, थर्मोप्लास्टिक टाइप के जो बहुलक है उसे हम गरम करते हैं तो वो पिघल जाते हैं, और जब वो ठंडा होते हैं तो उसको आप मनचाहे आकार में डाल सकते हैं। जैसे प्लास्टिक को आप गरम करेंगे तो वो पिघल जाएगा, फिर जब वो पिघले हुई अवस्था में होगा तो आप उसे सांचे में डाल देंगे, फिर वो ठंडा होने के बाद जिस सांचे में आप डालेंगे उसी का आकार ले लेता है। तो उस टाइप का बहुलक होता है थर्मोप्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल आप पॉलीथीन ले सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग बहुलक। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक ये दोनों कंफ्यूजिंग होता है। थर्मोप्लास्टिक को क्या कहते हैं, ताप सुदृढ़, ताप सुनम्य, मतलब ये ताप के प्रति सुनम्य होते हैं। ताप का इन पे प्रभाव तो पड़ता है, पर थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद भी ये उसका प्रभाव हट जाता है। पर जो थर्मोसेटिंग होते हैं इसे हम कहते हैं ताप सुदृढ़, मतलब इसमें इतना ज़्यादा बल होता है, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें इतना ज़्यादा फोर्स होता है कि ये कठोर हो जाते हैं बनने के बाद, फिर इसमें ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है कि इसमें ना ही ये किसी चीज़ में विलेय होता है, ना ही अगर आप इसे गलाएंगे तो ये गलेगा, और ना ही आग में जलाएंगे तो ये जलेगा। इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। इसका एग्जाम्पल है नायलॉन। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पॉलीथीन। तो ये जो टाइप्स मैंने आपको बताया ये आप अच्छे से समझ लीजिए। एक बार मैं सारे टाइप्स को लिखती हूँ और एक बार हम सबका रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी तक हमने जितने टाइप्स के बहुलक पढ़े हैं वो मैंने सबको यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था समबहुलक। समबहुलक को क्या कहते हैं, होमोपॉलीमर। ये क्या होता है कि जब हम एक ही प्रकार के मोनोमर को यूज़ करके, सेम टाइप्स के मोनोमर को यूज़ करके पॉलीमर बनाते हैं तो उसे हम समबहुलक या होमोपॉलीमर कहते हैं। सेकेंड है मिश्रित या सहबहुलक, ये एक ही नाम है। तो जब हम दो से अधिक प्रकार के एकलक का या मोनोमर का यूज़ करते हैं तो उसे मिश्रित बहुलक कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम है मिक्स्ड पॉलीमर या कोपॉलीमर, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है प्राकृतिक बहुलक, जिसे हम नेचुरल पॉलीमर भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर में रबर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो भेड़ों से ऊन मिलते हैं, जानवरों से चमड़े मिलते हैं, जो हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, वो सभी पॉलीमर में आते हैं। तो ये सभी नेचुरल पॉलीमर हो गए। फिर है संश्लेषित, जो मेन मेड पॉलीमर हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं संश्लेषित बहुलक। ओके, इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे पीवीसी, पॉलीथीन आदि, ये सभी संश्लेषित बहुलक में आते हैं। फिर है हमने पढ़ा योगात्मक बहुलक, जिसे एडिशन बहुलक भी कहते हैं या एडिशन पॉलीमर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम मोनोमर को यूज़ करके पॉलीमर बनाएंगे
तो उस कंडीशन पर जो भी उसके स्ट्रक्चर होगा उसमें से कोई भी एटम कोई भी कंडीशन पर वो लॉस नहीं होता, वो विलोपित नहीं होता। फिर जो संघनन या कंडेंसेशन बहुलक है उसमें कोई भी एटम्स का या कोई भी एक कंपाउंड का विलोपन हो जाता है, वो अपने हट जाता है, तो वो आता है संघनन में। फिर है रेखीय, हमने इसकी रचना के आधार पर देखा था। तो रेखीय जिसके स्ट्रक्चर इस तरह से सीधे सीधे होते हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, रेखीय बहुलक कहलाते हैं। हमने पढ़ा शाखित ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, जो हमें पेड़ों की शाखाओं के जैसे मिलते हैं, जिनकी संरचना वो शाखित बहुलक में आते हैं। फिर हमने तिर्यकबद्ध बहुलक या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर पढ़ा था, जो पॉलीमर की संरचना इस प्रकार से होती है कि वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, वो तिर्यकबद्ध बहुलक में आता है। फिर हमने पढ़ा प्रत्यास्थलक। प्रत्यास्थलक क्या होता है? एज एग्जाम्पल मैंने रबर लेके बताया था कि जो फोर्स लगाने से अपना जो मेन फॉर्म होता है उसे चेंज कर लेता है और फोर्स हटाने से वापस उसी फॉर्म पे आ जाता है। जैसे आपने स्प्रिंग देखी होगी, स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, ओके, और अपने मेन जो उसका मूल रूप है उसे चेंज करता है, और जैसे ही हम उसे छोड़ेंगे तो वो फिर से उसी स्टेट में आ जाता है। तो इस तरह का जो कंडीशन है वो इलास्टोमर में आता है। फाइबर, फाइबर ऐसे पतले पतले रेशे के समान होते हैं जिनका उपयोग करके हम कपड़े, रस्सियाँ ये सभी बनाते हैं, तो वो कहलाता है फाइबर या तंतु, हिंदी में इसे तंतु कहते हैं। नेक्स्ट है ताप सुनम्य या थर्मोप्लास्टिक। ऐसे बहुलक जो अपने मेन फॉर्म को जब उसमें हम ताप लगाएंगे, जब उसे आग दिखाएंगे, गर्म करेंगे, तो उस कंडीशन पर वो अपना मेन फॉर्म बदल देता है और वो पिघल जाता है। पिघलने के बाद जब हम उसे सांचे में ढाल देते हैं और उस कंडीशन पर ठंडा होता है तो वो फिर से नया पदार्थ बना लेता है, नया फॉर्म चेंज पा लेता है, वो ताप सुनम्य या इलास्टोमर कहलाता है। फिर है ताप सुदृढ़ या थर्मोसेटिंग। ये ऐसे बहुलक होते हैं जो इतने कठोर होते हैं मतलब इनके जो अणुओं में जो फोर्सेस होते हैं वो इतने प्रबल होते हैं कि ना ही इन पर ताप का कोई प्रभाव पड़ता है, दाब का कोई प्रभाव पड़ता है, और ना ही ये किसी भी विलयन में विलय होते हैं। तो ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि ऐसा कौन सा बहुलक है जिस पर ताप, दाब, गर्मी, किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो कौन सा है? थर्मोसेटिंग बहुलक। ठीक है, अब हमारे कोर्स में दिया हुआ है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएथिलीन और टेफ्लॉन के बारे में। तो ये तीनों बहुलक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये बहुलक कैसे हैं? संश्लेषित बहुलक हैं, प्रयोगशाला में बनाए गए बहुलक हैं। साथ ही हमें अपमार्जक और साबुन के बारे में भी पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉलीएथिलीन के बारे में। तो पॉलीएथिलीन में जो मोनोमर यूज़ होता है उसका नाम क्या है? एथिलीन। ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि पॉलीएथिलीन बनाने के लिए कौन सा मोनोमर यूज़ होता है, दैट इज़ एथिलीन। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो ये इस तरह से एथिलीन की संरचना होती है। यहाँ पर N यूज़ कर देते हैं क्योंकि कितने एटम्स लेने हैं ये हमें नहीं पता, और ये बनने के बाद किस तरह से हो जाते हैं? इस तरह से। ये एथिलीन है जिसको हम पॉलीएथिलीन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब पॉलीएथिलीन को दो तरह से बनाते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है वो हाई रखते हैं, और सेकेंड मेथड में क्या करते हैं? टेम्परेचर एंड प्रेशर लो रखते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई वाला, तो जब इस मेथड से पॉलीएथिलीन बनाते हैं तो इस कंडीशन पर टेम्परेचर 100 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखते हैं एंड प्रेशर 1000 से 3000 एटमॉस्फेरिक के इक्वल रखते हैं, ओके। और जब इसे गर्म करके बनाते हैं तो पॉलीएथिलीन बनता है।
और इसका जो स्ट्रक्चर होता है पॉलीएथिलीन का, ये मैं आपको बता दूं, ये होता है शाखित स्ट्रक्चर, या जिसे कहते हैं ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ दे कि पॉलीएथिलीन का स्ट्रक्चर कौन से टाइप का होता है, तो उसका आंसर होगा ब्रांच्ड चेन टाइप। ओके, और जो हमने हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से पॉलीएथिलीन बनाया, वो उसमें स्ट्रक्चर तो यही होता है, पर वो क्या होता है, लचीला होता है, मीन्स उस, और वो शीशे की तरह पारभासी होता है। फिर सेकंड है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इस कंडीशन पर टेम्परेचर और प्रेशर लो कर देते हैं और पॉलीएथिलीन बनाते हैं। तो इस कंडीशन पर जो पॉलीएथिलीन बनता है, इसका स्ट्रक्चर भी ब्रांच्ड होता है, पर ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है और ये हार्ड होता है। ओके, तो इस तरह के पॉलीएथिलीन का यूज़ प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, और इसका यूज़ हम बकेट बनाने में करते हैं, और पाइप बनाने में करते हैं, रेनकोट बनाने में करते हैं, और ये प्लास्टिक के बॉटल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से दोनों तरह को यूज़ किया जाता है। और एक और आपको बता दूं कि इसका जो सेकंड है, इसे जिगलर और नाटा, ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे बनाया था। ठीक है, पॉलीएथिलीन के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन का पूरा नाम होता है पॉली टेट्रा फ्लूओरो एथिलीन। ये आप नाम याद रखिएगा, टेफ्लॉन का है। और इस टेफ्लॉन का मोनोमर क्या होता है, यहाँ से इतना, टेट्रा फ्लूओरो एथिलीन। टेट्रा फ्लूओरो एथिलीन इस टेफ्लॉन का मोनोमर है। ओके, 2CF2 इज इक्वल टू, ये हो जाता है CF2 होल N। ये इस तरह से इसका हम संरचना देखते हैं। अब यहाँ से फ्लूओरोएथिलीन बनाते हैं, तो ये बनने के बाद इतना कठोर हो जाता है कि इस पर ताप दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ये कौन से टाइप का पॉलीमर होगा, ये होगा थर्मोसेटिंग टाइप का पॉलीमर। ओके, और जब जो हम यहाँ पे एसिड्स देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड, उन सभी को भी इस पे डालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका मेन यूज़ क्या होता है टेट्राफ्लूओरोएथिलीन का, पॉली टेट्राफ्लूओरोएथिलीन का, कि जो एसिड्स होते हैं, सांद्र एसिड, उन सभी को रखने के लिए, कैन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये इसका मेन यूज़ है। ठीक है, और कोई भी दाहक द्रव को भरने के लिए, मीन्स कोई भी ऐसे ज्वलनशील जो लिक्विड होते हैं, उनको रखने के लिए, कैन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि एक्वारीजिया का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसका मेन यूज़ आप याद रखिएगा, जो सांद्र अम्ल होते हैं जैसे HCl, इनका डाइल्यूट फॉर्म हमें नहीं लेना है। ठीक है, HCl हो गया, HNO3, H2SO4, या आप देखेंगे एक्वारीजिया, जिसमें HCl और HNO3 ये दोनों होते हैं, इन सभी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इन सभी को रखने के लिए, कैन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब आप 2017 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो 2017 के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया है टेफ्लॉन से, टेफ्लॉन के एकलक का नाम। तो टेफ्लॉन के एकलक का नाम है टेट्राफ्लूओरोएथिलीन, ये आप याद रखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको जो लेक्चर बताया, उसमें से 2 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में ही आए हुए हैं, और जो मैं आपको एक एक पॉइंट बताते जा रही हूँ, आप उसे नोट करते जाइए।
डेफिनेटली आपका इस टॉपिक से जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो बनेंगे ही बनेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का अगर हम मोनोमर देखें तो इसके मोनोमर का नाम है विनाइल क्लोराइड। ये आप याद रखिए। इसका फॉर्मूला देखते हैं तो ये हमें मिलता है CH2CHCl, ये होता है विनाइल क्लोराइड। ओके, और इस विनाइल क्लोराइड को जब हाई प्रेशर पर करते हैं तो हमें मिल जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज CH2CHClN, ये हो जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड दिस इज विनाइल क्लोराइड। यह क्या, ये जो प्लास्टिक बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या होता है, एक दृढ़ प्लास्टिक होता है, मतलब ये कठोर प्लास्टिक होता है। और कठोर प्लास्टिक का आपको पता है कि अगर कोई भी प्लास्टिक लचीला नहीं होगा तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाता है। तो क्या करते हैं कि इसमें कुछ ऐसे यौगिक मिला देते हैं जिससे ये थोड़ा लचीला बन सके, और उस मेथड को कहते हैं प्लास्टिकीकरण। ठीक है, प्लास्टिसाइजर मिला देते हैं और उस मेथड से इसको थोड़ा लचीला बना देते हैं जिससे ये मोड़ने में आसानी हो सके, क्योंकि अगर वो एकदम हार्ड होगा तो थोड़ा सा भी फोर्स आप लगाएंगे वो टूट जाएगा। तो इस तरह से ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है उसको लचीला बना लिया जाता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड विद्युत का भी कुचालक होता है और ये जल प्रतिरोधी भी होता है। तो ये जल प्रतिरोधी होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है रेनकोट बनाने में। और ये विद्युत का कुचालक होता है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए कुछ टीवी के सामान बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। हैंड बैग बनाने में इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये पानी से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वाटरप्रूफ वस्तुएं, वाटरप्रूफ सामान बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कुछ खिलौने बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और कुछ एडहेसिव बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के बहुलक आपको पढ़ने थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं साबुन, सोप एंड डिटर्जेंट। हमें पढ़ना है डिटर्जेंट और अपमार्जक के बारे में, सॉरी डिटर्जेंट एंड सोप के बारे में। तो साबुन और अपमार्जक जब हम देखें तो इनमें थोड़ा सा भिन्नता होती है। मेनली तो ये इस तरह के पदार्थ हैं, इस तरह के यौगिक हैं जो अगर हम अपमार्जक देखें तो ये कपड़ों पर जो धूल, तेल, इन सभी के दाग होते हैं उनको हटाने के काम आता है। और साबुन, इसे हम अपने शरीर पर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनके जो अगर हम कार्य करने की क्षमता देखें तो ये अलग अलग होते हैं। अपमार्जक को अगर हम देखें, अभी सिर्फ मैं अपमार्जक की बात करती हूँ, तो अपमार्जक को अगर हम देखें तो ये सिंथेटिक कार्बनिक रसायन के तरह से होते हैं। और अपमार्जक इस तरह से बना होता है कि वो कठोर जल को मृदु में कन्वर्ट कर देता है। और कठोर जल को जब ये मृदु में कन्वर्ट कर देता है, मृदु जल में, उस कंडीशन पर जल में अगर किसी तरह का भी आप वाटर ले लीजिए, कई बार आपने देखा होगा कि जब आप नहाने का साबुन किसी प्लेस के पानी में यूज़ करते हैं तो वो अच्छे से झाग नहीं देता। और डिटर्जेंट में ऐसी कंडीशंस, ऐसे यौगिक मिलाए जाते हैं जिससे वो हार्ड वाटर में भी झाग उत्पन्न करे। ठीक है, तो अपमार्जक अगर हम टाइप्स देखें तो ये होता है धनायन, एक टाइप इसका होता है ऋणायन, एक टाइप इसका होता है नॉन आयन, फिर हम देखते हैं उभयधर्मी। ठीक है, तो धनायन क्या होता है, जब धनायन टाइप के डिटर्जेंट को हम यूज़ करेंगे तो इसमें जो धनायन उपस्थित होता है वो कपड़े साफ करने की क्रिया में भाग लेता है। में जो ऋण आयन होता है वो कपड़े धोने की क्रिया में भाग लेता है। नॉन आयन में कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं होता,
लेकिन इसमें अल्कोहल यूज़ होता है और अल्कोहल के साथ साथ इसमें हाइड्रोकार्बन का भाग भी उपस्थित होता है जो कपड़े को साफ करने की काम आता है। फिर जो है उभयधर्मी, इसमें अम्ल एंड क्षार ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो क्षार है वो अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है और धन आयन बनाता है, फिर वो धन आयन जो है वो कपड़े धोने की क्रिया में भाग लेता है। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स के अपमार्जक आप देखते हैं। अब अपमार्जक को आप भिन्न भिन्न तरीकों से देखते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट। आपने घरों पर आप कपड़े धोते होंगे तो उसमें पाउडर के फॉर्म पर भी आपको अपमार्जक मिलता है। आपने अपमार्जक के केक देखे हैं, जो कपड़े धोने का साबुन आता है ना, उसको डिटर्जेंट केक कहते हैं। फिर आपने लिक्विड फॉर्म में देखा होगा, आपने जनरली आपने यूज़ किया होगा जो वुलन्स होते हैं, उन्हीं कपड़े होते हैं, उनको धोने के लिए आप ईजी का यूज़ करते हैं, तो वो क्या होता है लिक्विड फॉर्म। तो इस तरह से पाउडर फॉर्म पे और केक के फॉर्म पर या लिक्विड फॉर्म पर अपमार्जक को हम यूज़ करते हैं। अपमार्जक को जब बनाया जाता है तो उस कंडीशन पर क्या होता है, इसमें कई ऐसे यौगिक मिलाए जाते हैं जो मेन वैल्यूज़ रखते हैं। वहाँ से मैं कुछ की नाम यहाँ पर लिख रही हूँ। इसमें मिलाया जाता है कास्टिक सोडा, ठीक है। फिर इसमें हम मिलाते हैं सोडियम सिलिकेट, इसमें मिलाया जाता है सोडा ऐश, फिर इसमें मिलाया जाता है रेजिन, इसमें मिलाते हैं वाइटनर, इसमें मिलाया जाता है फोम बूस्टर, और इसमें मिलाते हैं चिलेटिंग एजेंट। यहाँ पर कास्टिक सोडा यूज़ किया जाता है जो एक ठोस पदार्थ है और जल में घुल जाता है। फिर सोडियम सिलिकेट यूज़ किया जाता है। इस सोडियम सिलिकेट को यूज़ करने से जो पाउडर होता है वो दानेदार हो जाता है और चमकदार हो जाता है, इसलिए सोडियम सिलिकेट यूज़ करते हैं। सोडा ऐश ये जनरली कपड़े धोने का सोडा होता है और इससे ही कपड़ा धुलता है, मतलब इसमें साफ़ करने की प्रकृति होती है। फिर रेजिन मिलाया जाता है। रेजिन क्या होता है, पाउडर को रवेदार और चमकदार बनाता है तथा मैल हटाने और कपड़े को सफ़ेद करने में काम आता है। वाइटनर मिलाने से जनरली जो वाइट कपड़े होते हैं वो अगर गंदे होते हैं तो जल्दी से साफ़ नहीं होते, तो इसके लिए वाइटनर का यूज़ किया जाता है और वाइटनर यूज़ करने से कपड़ा वाइट चमकदार बनता है। फिर फोम बूस्टर मिलाते हैं ताकि झाग वो अच्छे से दे। फिर चिलेटिंग एजेंट मिलाते हैं। चिलेटिंग एजेंट क्या काम करता है कि अगर कठोर जल होता है तो उसको वो मृदु जल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब डिटर्जेंट को मैंने आपको बताया कि कठोर और मृदु दोनों तरह के पानी में यूज़ कर सकते हैं। अगर मृदु जल है तो वेल एंड गुड, और अगर कठोर जल है तो इसमें ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे वो कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट कर देता है। और इसकी संरचना इस तरह से की जाती है कि कपड़ों पर इसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है। और साबुन जो है वो अपमार्जक से अलग होता है। साबुन को तेल और बेस या क्षार के संयोग से बनाया जाता है, और साबुन में भी आप देखेंगे कि पोटेशियम और सोडियम दोनों के तरह के साबुन आपको मिलते हैं। तो जो सोडियम का साबुन होता है ये कठोर प्रकृति का होता है, तो इसलिए इसको फेस पर लगाने के लिए यूज़ नहीं करते, इसको कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं। फिर जो पोटेशियम से बना हुआ साबुन होता है ये नरम प्रकृति का होता है, तो इसलिए इसको नहाने के लिए या दाढ़ी बनाने के समय पोटेशियम के साबुन का यूज़ किया जाता है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, सोडियम के साबुन का कब यूज़ करते हैं और पोटेशियम के साबुन का कब यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिस्ट्री का एक और टॉपिक देखेंगे, दैट इज़ एसिड, बेस एंड पीएच वैल्यू के बारे में।